अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ओवरऑल मींस कंप्लीट स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिस्कस किया जाता है। ये जो 4 पार्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट पार्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, सेकेंड पार्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, थर्ड पार्ट टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा और फोर्थ पार्ट जो है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों कि जो प्रोटीन होता है उसका जो एक ओवरऑल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको 4 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। ये 4 पार्ट्स इस तरह से हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे उसको बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड पार्ट में टर्शरी स्ट्रक्चर और फोर्थ पार्ट में आएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं एक एक करके और सबसे फर्स्ट लिया है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। तो देखो बच्चों, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। और जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और इन पॉलीपेप्टाइड्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। मींस उनके जो एक दूसरे के साथ जुड़ने का और अरेंजमेंट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में या हम कहें प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स के जुड़ने का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को क्या बोला गया है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड्स के जुड़ने का जो सीक्वेंस है, कौन किसके बाद जुड़ा है, इसी सीक्वेंस को क्या बोला गया है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो सीक्वेंस होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है और यही प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। अगर इस सीक्वेंस में किसी स्पेसिफिक प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदल जाती है। अभी हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था, प्रपोज किया था और वो था फ्रेडरिक सेंगर। उसने जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें से एक एक एमिनो एसिड का हाइड्रोलाइज्ड, पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड करके निकाला था और इसके लिए एक रिएजेंट यूज किया था जिसे बोला जाता है, ठीक है, सेंगर रिएजेंट। उस रिएजेंट के थ्रू वो एन टर्मिनल से एक एक एमिनो एसिड को ब्रेक कर करके निकाला और पूरे पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उनका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है जुड़ने का, इसी को डिटरमाइन किया था। और इस तरह से फ्रेडरिक सेंगर ने जो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन होता है प्रोटीन, उसमें अमाइनो एसिड के जो है सीक्वेंस को, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था। तो यही लिखा है कि इट रेफर्स टू द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड आर अरेंज्ड इन प्रोटीन। समझ गए बच्चों कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताता है। Each protein has specific sequence of amino acid। हर एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है और प्रोटीन बदलने से ये अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी बदलेगा। मींस अलग अलग प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी क्या होगा? अलग अलग। विच डिटरमाइन, विच इज या कहें कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। यही प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय फ्रेडरिक सेंगर 1953 इन इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन जो प्रोटीन से बना हुआ है, इसमें सबसे पहले अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किसने डिटरमाइन किया था? फ्रेडरिक सेंगर। समझ गए बच्चों कि प्रोटीन्स जो है पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? अमाइनो एसिड के पॉलीमर है। तो इन पॉलीपेप्टाइड्स में अमाइनो एसिड का अनुक्रम क्या है, जुड़ने का क्रम क्या है, इसी को बोला गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है और हर एक प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बहुत ही स्पेसिफिक है और उनकी जैविक क्रियाशीलता, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसी पे डिपेंड करती है। अगर ये सीक्वेंस किसी प्रोटीन में जो होना चाहिए था अगर उससे थोड़ा सा भी अलग हो गया तो उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदल जाएगी। अभी हम एक एग्जांपल से स्पष्ट करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने दिया था?
फ्रेडरिक सेंगर ने इसी ने प्रपोज किया था, इसी ने सबसे पहले स्पष्ट किया था। तो यह संरचना प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रम को बताती है। प्रत्येक प्रोटीन में अमीनो अम्लों का अनुक्रम अति विशिष्ट होता है और उसकी जैविक क्रियाशीलता को व्यक्त करता है। इस संरचना को फ्रेडरिक सेंगर ने प्रस्तावित किया था। तो ये है प्रोटीन की एक प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस तरह से कि एक अमीनो एसिड ये है, ठीक है, एक अमीनो एसिड ये है यहाँ पर, ओके, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आप देखें। इस तरह से जो अमीनो एसिड वो एक दूसरे के साथ इस सीक्वेंस में जुड़ गए। ध्यान रखना है, मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड में बताया कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक ट्रांस क्या है अरेंजमेंट में होते हैं। मींस अगर एक साइड चेन नीचे की तरफ है तो दूसरी ऊपर की तरफ, एक का NH अगर ऊपर की तरफ H है तो दूसरा नीचे की तरफ होगा और यही सीक्वेंस चलता है। आप देखें, चाहे इसको देख लें चाहे RR को देख लें, इसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये ध्यान रखें कि C और NH बॉन्ड जो है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाने के कारण ये एक दूसरे का फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसको लिखें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन हैं उनमें अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है और यही प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। अगर इस सीक्वेंस में जरा सा भी एक अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस बदल जाए तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदल जाती है। समझ गए ना कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इवन चेंज ऑफ जस्ट वन amino acid can drastically change and it entire and ठीक है drastically change its entire biological activity। एक भी अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदल जाएगी। समझ गए बच्चों कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल का क्रम उसकी विशिष्ट जैविक क्रियाशीलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस क्रम में यदि एक भी अमीनो अम्ल बदल जाए तो संपूर्ण क्रियाशीलता ही बदल जाए। जैसे ये है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन, प्रोलीन, ग्लोबुलिन, ठीक है, GLU, LYS, ये अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। समझ गए ना? ये क्या होता है? एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अगर इसमें ये यहां देख रहे हैं आप कि एक GLU की जगह वैलिन आ गया तो ऐसे में यहां पर जो एक डिसीज हो जाती है सिकल सेल एनीमिया और इस तरह से इस प्रोटीन की टोटल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदल जाती है। समझ गए बच्चों कि इस तरह से एक अमीनो एसिड बदल गया तो आप देख रहे हैं कि एक सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और इस प्रोटीन से इस प्रोटीन का बिल्कुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदल जाती है। तो यहां तक बात समझ गए? तो यह है प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंस। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है ये एक्चुअल में प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट को बताता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का जो अरेंजमेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। मींस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ओनली कंसीडर किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लिखा है कि इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन गिविंग राइज अ पर्टिकुलर शेप। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण और इनके पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट के कारण जो प्रोटीन होता है उसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट को बताता है। ये अरेंजमेंट किसके थ्रू होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और ऐसा होने से प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है। इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक राइट हैंडेड क्वाइल्ड बनाती है। मींस आप देखोगे, अभी हम स्ट्रक्चर से देखेंगे कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से क्वाइल बना लेती है, राइट हैंडेड। इसमें एक अमीनो एसिड का जो CO ग्रुप होगा वो फोर्थ अमीनो एसिड के NH
बॉन्ड से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस पहला अमीनो एसिड का CO और फोर्थ नंबर का जो अमीनो एसिड है उसका NH ग्रुप एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और एक हेलिक्स, और ऐसे में जो हेलिक्स बनता है उसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। एक हेलिक्स में अप्रोक्सीमेट 3.6 अमीनो एसिड्स आते हैं और पूरे एक हेलिक्स में 13 मेंबर्ड एक रिंग बनती है। ओके, इसलिए इस हेलिक्स को इस नेम से भी जाना जाता है 3.613 हेलिक्स। ओके, और इस तरह से एक कंप्लीट हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। तो ये है इसकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे प्रोटीन्स में मिलते हैं जिनमें बड़े बड़े साइड चेन्स होती हैं, जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ऐसे में वो हेलिक्स में साइड में अरेंज हो जाती हैं और ऐसे में उनमें रिपल्सन कम होता है। समझ गए बच्चों कि इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड चेन एक दक्षिणावर्ती कॉइल के रूप में होती है, जिसमें अमीनो अम्ल का एक अमीनो अम्ल का NH चौथे अमीनो अम्ल के CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। इसको समझ गए ना? तो यही लिखा है कि इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अप टू फॉर्म अ हेलिक्स एंड हेलिकल पैटर्न इज राइट हैंडेड। अभी हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड बिटवीन NH ऑफ वन अमीनो एसिड एंड CO ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड, which is called alpha helix and also known as 3.613 helix, because each helix has approximately 3.6 amino acids and 13 membered ring। अभी हम देखते हैं किन प्रोटीन्स में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। स्ट्रक्चर बना के तो समझ गए बच्चों की इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड चेन दक्षिणावर्ती कॉइल के रूप में होंगी, जिसमें एक अमीनो अम्ल का NH समूह चौथे अमीनो एसिड के CO के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। इसे 3.613 हेलिक्स भी कहते हैं क्योंकि प्रत्येक हेलिक्स में 3.6 अमीनो अम्ल तथा 13 मेंबर रिंग होगी। तो आप इसे लिखें। अब देखो बच्चों, ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से यूं चलती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह से CONH, फिर यहां पर क्या आ जाएगा CHR साइड चेन, फिर CONH, फिर CHR2, CONH, CHR3, CONH और इसी तरह से चलता रहेगा। समझ गए? अब यहां पर देखो कि ये एक अमीनो एसिड का CO ग्रुप है, तो दूसरा अमीनो एसिड है NHCHCO। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं कि एक अमीनो एसिड का CO ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के किससे NH ग्रुप से क्या बनाता है कि अगर हम ये कहें कि इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यही चलती रहेगी, तो पहला 1 2 3 और फोर्थ नंबर का, तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है कि यहां पर अमीनो एसिड फिर अगला टर्न आएगा, फिर इसी तरह से CONH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इस तरह से ये कॉइल जो है क्या बनी रहती है बच्चों, स्टेबल बनी रहती है। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें मिलता है मायोसिन, केराटिन, बूल्स, नेल्स। और ध्यान रखना इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किन में मिलेगा, 4 अमीनो एसिड्स दे रखे हैं। तो ध्यान रखें कि उन अमीनो एसिड में ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, उन अमीनो एसिड से ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जिनमें क्या होंगे, जो साइड चेन है काफी बड़े साइज की होती है। ऐसे में ये साइड चेन इस तरफ उस तरफ अरेंज हो जाती हैं और इनमें रिपल्सन कम हो जाता है। समझ गए ना? और इस तरह से जो अमीनो एसिड है जो है वो अरेंज होके और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मैक्सिमम लेंथ में स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, सीधी हो जाती है। ओके, और फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से साइड बाय साइड आती जाती है और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में क्या बनते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि आपने देखा था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी और यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस एक पॉलीपेप्टाइड चेन का CO ग्रुप दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। और ये स्ट्रक्चर जस्ट वैसा ही है जैसे गड्डी होती है ना नोट्स की,
नोटों की गड्डी, या हम कहें कि कॉपी के जो पेजेस हैं वो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, जस्ट ऐसा ही, या हम कहें पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे रखे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको बोला गया बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो देख रहे हैं कि इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट द नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, ओके, एंड देन लेड side by side and held together by intermolecular hydrogen bonding. This structure resembles to pleated folds of drapery, ठीक है, मींस पर्दे की तरह pleated fold है और therefore called beta pleated structure। आपने देखा होगा कि जब पर्दों को हम इकट्ठा कर देते हैं ना यूं दबा के, तो उनमें क्या बन जाती है, फोल्ड बाई फोल्ड बनने दिखते हैं कि आपने पर्दा एक है रखा इस तरह से, फिर आपने इसे क्या कर दिया, तो ये इस तरह से आप देखोगे पर्दा इस तरह से सिकुड़ के एक जगह आ जाता है, तो उसमें जो प्लीटेड स्ट्रक्चर वो बन जाती है, फोल्ड से बन जाते हैं, जस्ट वैसा ही फोल्ड इसमें दिखाई देते हैं। समझिए बच्चों कि इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अधिकतम लंबाई में तनित हो जाती है, जैसे पर्दे को मैक्सिमम खींच दिया जाए और फिर एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं। तो इस तरह से हम ये कहें कि ये पॉलीपेप्टाइड ये पर्दे के फोल्ड बन गए सिकोड़ देने से, तो ये इस तरह से इनमें क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इस तरह की संरचना को स्ट्रक्चर को ही बोला गया है क्या बच्चों, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से बीटा प्लीटेड है और कैसे सीटेड दिखता है। तो इसमें प्लेट्स वाइज प्लेट्स बनी दिखती हैं, जैसे एक पर्दे को सिर्फ मतलब हम खोल दें और बंद कर दें, सॉरी खोल दें यूं फैला के, तो अब प्लेट्स बन जाती हैं। तो देखो इस तरह से यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ये है NH CH, ये है R1 सपोज, फिर CO, ये है NH CH, ये हो गया R2, इसी तरह से चलेगा। दूसरा यहाँ आ जाए हम NH, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 सपोज CH, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा बच्चों, देखो कि यहाँ पर हो गया हमारे पास CONH, तो यहाँ आ जाएगा NH, तो यहाँ आ जाएगा CO, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH R2, और यही चलता रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो जाती है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर हो जाएगी तो और भी चेन्स इसी तरह से जुड़ती जाती है। इनमें जो रिपल्सन होता है, इससे जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे, अगर हम ये कहें कि वो ऐसा दिखने लगता है यूं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सपोज इस तरह से, समझ गए ना, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कौन सी हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर एचिंग। इस तरह से एक के ऊपर एक गड्डी की तरह पॉलीपेप्टाइड चेन रखी होती है, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये मेनली जो है फाउंड इन सिल्क, कहां मिलती है, सिल्क, एंड गिवन बाय अमीनो एसिड हैविंग, ठीक है, स्मॉल R ग्रुप्स, ओके, जिनमें साइड चेन छोटी छोटी होती हैं ज्यादातर उनमें मिलता है। इनमें रिपल्सन के कारण ही ये लहरदार हो जाती है। तो यहां तक नोट करना।